आज के इस वीडियो में कक्षा एकादश रसायन विज्ञान का यूनिट इकाई 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण और उनके आवर्ती गुणधर्म के विषय में अध्ययन करना है। आज जो प्रारंभिक जो एक तरह से प्रस्तावना कहिए या इंट्रोडक्शन जो बिंदु है, जिसे कोविड-19 के कारण इसे 70% कम करने में इसको हटा दिया गया है, कि विषय में संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट का पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का विकास। ये हम जानते हैं कि प्रारंभ में रसायन विज्ञान के विकास का जो प्रारंभ काल था, लगभग 18वीं सदी, उसमें तत्वों की संख्या बहुत कम थी। एक सामान्य आइडिया कि 1800 ईस्वी में जहाँ तत्वों की संख्या 30 के लगभग थी, वहीं 1865 के लगभग 63 और 1869 के अंतर्गत 65, और आज यदि हम 20वीं सदी या 2020 की यदि बात करें तो 118 तत्व है। इस तरह से जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रारंभ में तत्वों के अध्ययन में काफ़ी कठिनाई अनुभव किया गया, और इसी अध्ययन की असुविधा को, कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमारे जो रसायन के उस समय के चिंतक थे, उन्होंने तत्वों को उनके समान गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण या अलग अलग वर्ग में, ग्रुप में अध्ययन करने का प्रयास किया, और इस तरह से प्रारंभ होता है आवर्त सारणी का विकास। तो अध्ययन की सुविधा के लिए तत्वों के वर्गीकरण का जो प्रारंभिक प्रयास हुए, उसमें प्रथम प्रयास लेवासिये के द्वारा, जो कि रसायन विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं, उन्होंने तत्वों को 2 वर्गों के अंतर्गत रखा। तो प्रथम है डेवलपमेंट का जो प्रारंभिक चरण है, यह है लेवासिये। लेवासिये क्लासिफिकेशन, या ये कहिए कि लेवासिये का डेवलपमेंट, कि इन्होंने तत्वों को 2 वर्गों में, यानी मेटल एंड नॉन मेटल, धात और अधात 2 वर्गों में वर्गीकृत किया, और उसमें मेटलाइट जैसा ज्ञान पर आगे नहीं बढ़ पाए, और इसलिए इस वर्गीकरण को अमान्य कर दिया गया, या दूसरे शब्द में कहिए कि ये तत्वों के मूल गुणों से आधारित नहीं था। इसलिए यह प्रयास जो है असफल रहा, जहाँ पर मेटलाइट यानी तत्वों और धातुओं और अधातुओं के बीच के जो गुण वाले तत्व से ये इस वर्गीकरण का लायक बना। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख प्रयास है प्राउड। डाल्टन के सिद्धांत के बाद 1815 ईस्वी में क्राउस ने यह प्रतिपादित किया कि चूंकि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, और हाइड्रोजन सबसे हल्का, सबसे छोटा परमाणु है, इसका अर्थ है कि अन्य जो
बड़े परमाणु उच्च अणुभार के जो तत्व हैं वे हाइड्रोजन से बने होंगे और इस तरह से उन सभी तत्वों के जो परमाणु भार होंगे हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक में होंगे। और जैसे कह सकते हैं नाइट्रोजन का 14, इसका अर्थ है कि यह 14 हाइड्रोजन परमाणुओं का एक समूह या कलेक्टिव रूप होगा। किंतु यह भी तत्वों के मूल गुणों पर आधारित नहीं था, अतः इसको भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि कुछ तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं वे पूर्णांक न होकर के आंशिक में पाए गए। इसके बाद जो अगला प्रयास हुआ 1829 ईस्वी में डोबेराइनर के द्वारा। डोबेराइनर ट्रायल्स फार्मूला या डोबेराइनर ने समान गुण धर्म के तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर यह पाया कि अगर समान गुण धर्म के तत्व हैं, अगर उनको बढ़ते परमाणु भार के क्रम रखते हैं तो अगर 3-3 का यदि ग्रुप हम बनाते हैं तो बाहरी यानी सबसे छोटे परमाणु भार और अधिकतम परमाणु भार के परमाणु भारों का जो औसत होता है बीच के परमाणु भार यानी तत्व के परमाणु भार के समतुल्य होता है। यानी यदि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों धात्विक गुण हैं और धात्विक तत्वों को यदि परमाणु भार के क्रम में सजाते हैं तो पोटेशियम का 39, लिथियम का 7, जो सोडियम का परमाणु भार होगा इन दोनों का एवरेज होगा। और इस आधार पर डोबेराइनर ने तत्वों को वर्गीकृत करने का एक प्रयास किया, परंतु यह भी प्रयास सफल नहीं हुआ। 23 और इस तरह से यह सफल का कारण हुआ कि ये जो सिद्धांत है सभी तत्वों के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 127 और 35.5 इन दोनों का यदि औसत यदि हम करें और एवरेज 81 पॉइंट समथिंग और जबकि इसका 80 मानते हैं तो ये जो है डोबेराइनर ट्रायल फार्मूला भी सभी तत्वों पर लागू नहीं किया जा सका। इसलिए इसे भी हमें आगे बढ़ना पड़ा और अगले चरण में डूमास की होमोलोगस सीरीज, डूमास डूमास ने भी यह प्रयास किया कि यदि समान गुणधर्म के तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो इनके परमाणु भारों में एक सजाती यानी एक क्रम निश्चित अंतराल का पाया जाता है या निश्चित मानक के निश्चित परमाणु भार के क्रम में इनके परमाणु भार में वृद्धि होती है, परंतु इसको भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जैसे नाइट्रोजन 14, फास्फोरस 31 यानी 14 और प्लस 17
इसके बाद आर्सेनिक 14 प्लस 17 और प्लस 44 यानी 75 और आगे। तो ये जो सजातीय श्रेणी है यह भी सभी तत्वों के लिए जो उसमें ज्ञात थे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस तरह से यह भी ड्रॉबैक यानी ये भी जो है असफल रहा वर्गीकरण का प्रयास। इसके बाद पांचवें जो स्टेप में है यह है न्यूलन का ऑक्टेट नियम। न्यूलन ऑक्टेट्स रूल। न्यूलैंड एक अच्छा डेवलपमेंट है ऑक्टेट रूल, और इनके अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो उस क्रम में प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म वाला होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे संगीत का प्रत्येक आठवां स्वर प्रथम स्वर के समान होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, और इसमें चूँकि तत्वों की संख्या उसमें कम ही थी ज्ञात, कि इस वर्गीकरण में इस सूची को बनाने में बीच में रिक्तता नहीं थी, इसलिए यह जो है ऑक्टेट रूल न्यूलन के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सका, परंतु एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। इसलिए इन्हें डेविस पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था, और जिसे बढ़ाया आगे मेंडेलीफ ने। तो इनके अनुसार यदि संगीत का स रे ग म प ध नी, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 के बाद आठवां पुनः जो है से आ रहा है। यानी इस तरह से न्यूलन के अनुसार संगीत में आठवें स्वर की भांति उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम। यह वर्गीकरण का प्रयास जो न्यूलन के द्वारा दिया गया, जिस प्रकार संगीत का आठवां स्वर प्रथम स्वर के समान आ रहा है, ठीक उसी भांति यदि गुणधर्म को देखा जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व परमाणु भार के क्रम में प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, परंतु यह वर्गीकरण का प्रयास भी असफल रहा, क्योंकि इसे कैल्शियम के आगे नहीं बढ़ाया जा सका, और दूसरा कि इसमें के बीच में दो तत्वों के बीच में कोई गैपिंग जैसा कोई मत नहीं था, इसलिए यह भी मत असफल रहा। परंतु यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था जिसे बाद में मेंडेलीफ ने आगे बढ़ाया। इसके बाद लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर ने तत्वों के
परमाणु आयतन और उनके परमाणु भारों के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने में देखा कि समान गुण धर्म के जो तत्व हैं वे ग्राफ में समान स्थान पाते हैं और जो भिन्न गुण वाले हैं उनका स्थान अलग होता है। और इस आधार पर भी न्यूलैंड की भांति ही इन्होंने ये मत दिया कि तत्वों के परमाणु भार के क्रम में यदि तत्वों को रखते हैं तो उनके गुणों में एक आवर्तता पाई जाती है। मेंडलीव और लोथरमेयर दोनों का समय 1869 ईस्वी है कि इनका प्रकाशन मेंडलीव के बाद और एक ही सत्र में होने के बाद भी चूँकि अलग अलग प्रकाशन हुआ इसलिए हमें अलग के रूप में अलग अलग स्थान पर होने के कारण एक साथ नहीं प्रकाशित हो पाया या एक साथ नहीं मत आ पाया, किंतु ये दोनों मत भी महत्वपूर्ण थे। और बाद में जो मेंडलीफ ने दिया वो तो आगे आज भी महत्व रखता है और इसी कारण मेंडलीफ को 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। तो सबसे पहले हम लोथरमेयर को यदि देखते हैं, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ प्लॉट किया जिसमें एटॉमिक वॉल्यूम यानी आयतन और एटॉमिक मास तो इस ग्राफ में परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच जो ग्राफ प्लॉट किए, इस प्लॉट में कुछ इस तरह का कुछ जो है इन्होंने इस तरह का कुछ और इस ग्राफ में ये देखा गया कि जो इसका पिक पॉइंट था ये अल्कली मेटल यानी प्रबल धात्विक तत्वों का और जो इसका बॉटम यानी सबसे नीचे जो बिंदु था इस पर जो है मेटेलाइट एंड ट्रांजिशन मेटल यानी उपधातु और संक्रमण तत्वों के जो स्थान थे इस ग्राफ में नीचे की तरफ थे और पीक पर जो है अल्कली धातुओं के और इसमें जो एसेंडिंग था इस पर जो है हाइड्रोजन और जो डिसेंडिंग था इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम ऐसे और इस तरह से जो तत्वों के स्थान मिले इस आधार पर भी लोथरमेयर ने ये प्रदर्शित किया कि तत्वों के जो गुण हैं परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद अंत में जो प्रमुख डेवलपमेंट है मेंडलीफ का और मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ मेंडलीफ्स क्लासिफिकेशन
1869 मेंडलीफ ने ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट की कि तत्वों को दो रूपों में यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खानों के रूप में वर्गीकरण का प्रारूप दिया। इन्होंने तत्वों के गुणों का अध्ययन में तत्वों के जो उसमें ज्ञात 65 या 69 जो तत्व ज्ञात थे, उन तत्वों के दो यौगिकों यानी हाइड्राइड और ऑक्साइड, इन दो यौगिकों को ग्रहण किए और इन जो 69 जो भी तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों के नाम से एक एक कार्ड निर्माण किए और इन कार्ड्स को एक क्रम में एक दीवार पर या समझिए ब्लैक बोर्ड पर चस्पा कर दिए और जैसे जैसे गुणों में इनकी समानताएं देखी गई उसी अनुसार इन्होंने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूपों में तत्वों को व्यवस्थित किया और इस रूप में 7 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और 8 लॉन्गिट्यूडनल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो रूपों में तत्वों को रखा। 7 क्षैतिज खाने और 8 ऊर्ध्वाधर खाने और इन खानों को एक पीरियाडिसिटी या पीरियाडिक रूप में प्रस्तुत किया और जिसमें न्यूलैंड के भांति इन्होंने पाया कि समान गुणधर्म के तत्व एक हॉरिजॉन्टल एक जो है निश्चित खाने में आते हैं और इनमें प्रत्येक परमाणु भार के वृद्धि क्रम में प्रत्येक तत्व जो है जो 8वां तत्व है प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है और इस आधार पर इन्होंने अपना एक मत या पीरियाडिक नियम प्रतिपादित किया और इनके यदि वर्गीकरण का रूप देखा जाए तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एर्थ। फर्स्ट सेकेंड यानी फर्स्ट से 7 तक के जो ग्रुप थे जिनको समूह कहते हैं, इन्हें पुनः जो है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी यानी 2 वर्गों में विभाजित किया। यहाँ भी सेकंड ए और सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए और 7th बी और 8वां इसको यूनिक रखा और इस 8वें समूह के अंतर्गत ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण तत्वों का स्थान मिलता है। ट्रांजिशन मेटल पुनः तो इस तरह से 8 ऊर्ध्वाधर खाने और क्षैतिज भी एक दीर्घ और 6वें और 7वें आवर्त को अति दीर्घ कहते हैं। तो इस आधार पर मेंडलीफ ने जो नियम प्रतिपादित हुआ उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण
उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उन्हीं के शब्दों में, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में सजाया तो उनके या उस क्रम में आने और पुनरावृत्त शर्त है तत्वों के गुणों का प्रावृत्ति एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण धर्म की तत्व है और इसी को कहते हैं आवर्ती फलन। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के वर्गीकरण का जैसा कि पहले जो भी प्रयास हुए उसमें परमाणु भार के आधार पर भी प्रयास हुए, उसी तरह से मेंडलीव ने भी तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार को माना और इन्होंने जो ला दिया, जो नियम दिया, जिसे आज भी महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद इस डेवलपमेंट के बाद आगे चूंकि परमाणु क्रमांक की खोज के बाद और अन्य तत्वों की संख्या जैसे अक्रिय गैसें और दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज के बाद इसमें कुछ परिवर्तन या संशोधन करने पड़े। इस तरह से दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण भी उस समय तो पूर्ण माना गया लेकिन आज पूर्ण नहीं है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो मेंडलीव के पीरियाडिक लॉ या आवर्ती नियम के या आवर्त सारणी के सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ, पीरियाडिक टेबल। तो मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण या आवर्त चार्ट का कुछ लिमिटेशंस जैसे हाइड्रोजन का स्थान, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान जैसा कि वर्तमान में भी है एनोमेलस माना जाता है, यानी इसके गुण अन्य तत्वों जैसे अल्कली मेटल और हाइड्रोजन तत्वों के समान पाया जाता है। इसलिए एक कोई निश्चित स्थान इसके लिए निश्चित नहीं है, परंतु इसका प्रथम स्थान केवल परमाणु क्रमांक 1 होने के नाते आधुनिक आवर्त सारणी में भी इसको प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो इसका पोजीशन अनिश्चित। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम जानते हैं कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चूंकि यह पीरियाडिक टेबल मेंडलीव परमाणु भार के आधार पर परमाणु भार को आधार मान करके बनाए थे और इन तीनों समस्थानिकों में परमाणु भार अलग अलग है, इसलिए इन्हें स्थान कहाँ दिया जाए ये समस्या थी और इस तरह से आइसोटोप्स का कोई स्थान मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में नहीं था। थर्ड, चूंकि अक्रिय गैसों की उसमें खोज नहीं हुई थी, फिर भी अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तो इनको मेंडलीव की सारणी में न परिवर्तन करते हुए मेंडलीव की सारणी में 8वें के बाद एक शून्य ग्रुप जोड़ा गया। तो अक्रिय गैसों के लिए भी इनमें कोई स्थान नहीं था, यानी इनर्ट गैसेज का स्थान का न होना। चूंकि उसमें इनकी खोजें नहीं हुई थी, इसलिए इनके स्थान देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और फोर्थ,
रेयर अर्थ मेटल्स यानी दुर्लभ मृदा तत्व, इनकी भी उसमें खोज नहीं थी, इसलिए इनके स्थान देने का भी नहीं था जगह। परंतु इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया, इसमें कुछ समान गुणधर्म के जो तत्व थे, या दूसरे शब्दों में जिनका परमाणु भार अधिक था उनको पहले, और जिनका परमाणु कम था उनको बाद में स्थान दिया गया था। यानी कम परमाणु भार के तत्व का बाद में स्थान दिया जाना। जैसे कोबाल्ट परमाणु भार 58.9 और निकेल एटम परमाणु भार 58.7। कोबाल्ट के बाद निकेल का स्थान दिया जाना परमाणु भार के वर्गीकरण के अनुसार ये सही नहीं है, परंतु वर्तमान में चूंकि एटॉमिक परमाणु क्रमांक का आधार माना गया है, इसलिए इसका 27 परमाणु क्रमांक और 28 इस आधार पर इसे सही माना जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे तत्व जिनके विषय में भविष्यवाणी होनी थी उसमें नहीं खोजे गए थे, उनके विषय में अनिश्चितता थी कि दो तत्वों के बीच में कौन सा परमाणु आएगा। उनका परमाणु भार के अनुसार 1 या 2 ऐसा कोई स्थान अनिश्चित था। तो इस तरह से तत्वों के बीच नए तत्वों का अनिश्चित इन्होंने बीच बीच में जिस गुणधर्म के तत्व नहीं ज्ञात थे वहां पर रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, और रिक्त स्थान के विषय में अनिश्चितता थी। तो इस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मुख्य जो कमियां लिमिटेशन थी वह हाइड्रोजन का स्थान, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और चूंकि इनकी तो खोज बाद में हुई इसलिए इनके विषय में कोई बहुत नहीं कर सकते, लेकिन ये कम परमाणु भार के तत्वों का बाद में स्थान और तत्वों के बीच में नए तत्वों का अनिश्चित होना, ये प्रमुख चार कमियां हैं। इसके बाद विशेषताएं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का ये लाभ हुआ कि तत्वों के अध्ययन में काफ़ी सुविधा हुई, और यह एक पहला वर्गीकरण था जो क्रमबद्ध था, सिस्टमेटिक रूप में उपलब्ध था। तो सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध वर्गीकरण। दूसरा, नए तत्वों की खोज में जो रिक्त स्थान थे इनके लिए इन्होंने ई के ए शब्द से संकेत किया, जैसे एल्यूमिनियम इन्होंने रिक्त स्थान के लिए यानी बीच के तत्व के लिए ई का जो संस्कृत का शब्दावली है प्रयोग किया, और जैसे बोरान के गुण समान गुण के लिए स्कैंडियम, और इसी तरह से एल्युमिनियम के साथ गैलियम, ई का एल्युमिनियम
इका बोरान, जिसके बाद में खोज हुई स्कैंडियम, यहाँ पर गैलियम, इसी तरह से सिलिकॉन, जर्मेनियम, इका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी में से आगे के तत्वों के विकास में या उनकी खोज में सहयोग प्राप्त हुआ। तत्वों के गुणों के भविष्यवाणी, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया या जो भी सारणी बनाई, उस सारणी में रिक्त स्थान के अनुसार उन तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की जा सकती थी और इसी आधार पर बाद में नए तत्वों की खोज हुई। तो इस तरह से यह जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण का विकास और मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण तत्वों के अध्ययन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और ये आज का वीडियो में वर्गीकरण के विकास का संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त अध्ययन। आगे हम आवर्त सारणी का आधुनिक प्रारूप, यानी जब प्रमाण क्रमांक की खोज हो गई तो उसके बाद तत्वों का मूल आधार प्रमाण क्रम रखा गया और प्रमाण क्रमांक के आधार पर जो नए या मेंडलीव का संशोधित पीरियोडिक टेबल है उसको आधुनिक सारणी कहते हैं, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे।